Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो रेमेडियल ग्रामर के लिए है। रेमेडियल ग्रामर में हम आजकल ऑक्सिलरी वर्ब्स हम पढ़ रहे हैं एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स का आज का टॉपिक है शैल, शुड, विल, वुड। ये आज के टॉपिक हैं। इन 4 वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे और इनके विषय में हम जानेंगे। आपका पहला रूल है रूल 1, आई और वी के साथ शैल मीन्स आई और रूल है आई एंड वी, आई और वी प्लस शैल, यानी कि आई और वी के साथ शैल लगाने का पहला आपका रूल है। For ordinary future tense, shall is used with the first person pronoun I or we। यानी ordinary future tense के लिए shall के साथ मतलब I और we के साथ shall का यूज किया जाता है। As for example, I shall do it and we shall do it and I shall go to office and we shall go by bus। यानी I shall do it, मैं ऐसा करूँगा, इस काम को मैं करूँगा। We shall do it, इस काम को हम करेंगे। I shall go to office, मैं ऑफिस जाऊँगा। and we shall go by bus, यानी हम बस के द्वारा या बस से हम जाएंगे। तो ये आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन ये होते हैं। आई एंड वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, तो इनके साथ हमेशा शैल आता है। एक्चुअली यह शैल इसलिए आता है क्योंकि प्योर फ्यूचर को यह इंडिकेट करता है। तो और ज़्यादा प्योर फ्यूचर के विषय में हम कंपैरेटिव इंग्लिश में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम यही समझते हैं कि आई और वी के साथ तो शैल आता है। But these days the use of will with all persons is becoming popular। लेकिन आजकल क्या है कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ will ही ज़्यादातर पॉपुलर हो रहा है। ऐसा आजकल स्पोकन इंग्लिश में कल्चर आ गया है, लेकिन वास्तव में रिटन इंग्लिश में आई और वी के साथ हमेशा शैल। और सेकंड अब दूसरा रूल है आपका, उसमें जो कहना वाला था मैं यहाँ कहता हूँ। और रूल सेकंड है हमारा, रूल सेकंड में यू और थर्ड पर्सन के साथ, यानी इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन तो आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट होते हैं। तो यू और ही, शी, इट के साथ हमेशा विल आता है ऑर्डिनरी फ्यूचर टेंस में। तो सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स यू, ही और दे टेक विल टू एक्सप्रेस ऑर्डिनरी फ्यूचर टेंस। ऑर्डिनरी फ्यूचर टेंस के लिए इनके साथ हमेशा विल आता है, यू, ही और दे, यानी यू इज द सेकंड पर्सन, ही और दे ये थर्ड पर्सन है। ही सिंगुलर है थर्ड पर्सन का एंड दे थर्ड पर्सन का प्लूरल है, तो इनके साथ हमेशा विल ही आता है। तो यू विल गो टुमारो, यू विल गो टुमारो मतलब तुम कल जाओगे। एंड दे विल नॉट डू इट, यानी वे इस काम को नहीं करेंगे। इस तरह से दे और यू के साथ यहाँ पर विल आ गया। देन हमारा रूल थर्ड है कि शैल विद सेकंड और थर्ड पर्सन, यानी कि आई और वी के साथ वैसे तो शैल का यूज़ किया जाता है सामान्यतः फ्यूचर टेंस में। फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल का यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में शैल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ किया जाता है। यानी जब ये फर्स्ट पर्सन में नहीं होगा तो थर्ड पर्सन के साथ शैल और विल का यूज़ किया, शैल थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ शैल का यूज़ किया जाता है। फॉर किस लिए किया जाता है, देखिए सेकंड एंड थर्ड पर्सन टेक शैल। सेकंड मतलब यू एंड थर्ड पर्सन ही, दे, ही और दे टेक शैल टू एक्सप्रेस कमांड, प्रॉमिस एंड थ्रेट इन द फ्यूचर टेंस। देखिए जब प्योर फ्यूचर नहीं होता है तब उसके अलावा फ्यूचर टेंस में जो बात कही जाती है वो या तो कमांड एक्सप्रेस करने के लिए होती है, या प्रॉमिस करने के लिए होती है, या थ्रेट देने के लिए होती है। यानी
यानी कि वास्तव में जिस चीज़ के लिए विल और शैल यूज़ किए जाते हैं आई और वी के साथ और ही शी दे के साथ, अगर उस अर्थ में इनको हमें इनके साथ मतलब आई और वी के साथ शैल और यू ही और दे के साथ विल, अगर उस अर्थ में वे नहीं प्रयोग होते और उसके अलावा कोई दूसरा अर्थ हमको प्रयोग करना है तो फिर हम इनको ऑपोजिट कर देते हैं। ऑपोजिट मतलब इनको आई और वी के साथ तो विल लगने लगता है और ही शी दे के साथ शैल लगने लगता है। वही बात यहाँ पर है। तो ही शी और दे के साथ मतलब अगर हमें कमांड एक्सप्रेस यानी ऑर्डर आदेश देना हो किसी को, या किसी को कोई प्रॉमिस करना हो, या फिर इसको कोई थ्रेट देनी हो, धमकी देनी हो, तो इन तीन कामों के लिए फिर हम ही दे और शी, ही दे शी इनके साथ में हम और इसके और यू के साथ हम जो है शैल का यूज़ करने लगते हैं। जैसे ही शैल नॉट डू इट अगेन, तो यह क्या है, एक तरह का प्रॉमिस भी है और एक तरह की धमकी भी है और एक तरह का ये कमांड भी है। हमने उसको आदेश भी दे दिया, यानी हमने किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिस कर दिया ही शैल नॉट डू इट अगेन, यानी अब वह आदमी इस काम को अब नहीं करेगा, ये हमने कह दिया किसी दूसरे व्यक्ति से। यू शैल गेट योर शेयर, ये प्रॉमिस हो गया। यू शैल गेट योर शेयर मीन्स तुम अपना हिस्सा प्राप्त करोगे या तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। यू शैल गेट योर शेयर। थर्ड है ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर, यानी वह उसे जो है उसके मिसबिहेवियर के लिए उसको पनिश किया जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो, ये क्या है, एक तरह की ये थ्रेट है, धमकी है कि उसको अगर वो गलत करेगा तो उसके लिए उसके मिसबिहेवियर के लिए उसको पनिश किया जाएगा। तो थ्रेट, कमांड और प्रॉमिस के आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम ही शी दे यू यानी सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम शैल यूज़ करते हैं। दीज डेज, यहाँ भी क्या है नोट, दीज डेज विल इज बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ शैल, और आजकल लेकिन शैल की जगह पर भी विल यूज़ होने लगा है। मतलब आज के समय में जो कॉमन स्पीकर है वो इतना केयरलेस हो चुका है कि वह हर जगह विल 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 ही लगाता है, लेकिन यह ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ग्रामेटिकली सही यही है जो अभी अभी हम आपको रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 में आपसे बता चुके हैं या पढ़ा चुके हैं। रूल नंबर 4 इज शैल विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स फॉर परमिशन, यानी किसी से परमिशन मांगने के लिए शैल को सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे शैल आई लॉक द गेट, शैल आई लॉक द गेट, यानी जब शैल के आई से पहले शैल आता है तो शैल का मतलब क्या प्लस ऊ हिंदी में इसका अर्थ हो जाता है। मीन्स अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो शैल आई लॉक द गेट, इसका अर्थ अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो हो जाएगा डू आई हैव योर परमिशन टू लॉक द गेट। लेकिन अगर इसका मतलब हम हिंदी में निकालेंगे तो हिंदी में हो जाएगा क्या मैं गेट बंद कर दूँ, शैल आई लॉक द गेट, यानी क्या मैं गेट बंद कर दूँ। इसी तरह से डू आई हैव योर परमिशन टू लॉक द गेट, यानी क्या गेट को लॉक करने की आपकी परमिशन है मुझे। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है शैल आई ब्रिंग माई फादर टुमारो, यानी क्या मैं कल अपने पिताजी को लाऊं। मीन्स डू आई हैव योर परमिशन टू ब्रिंग माई फादर टुमारो, यानी क्या मैं कल अपने पिताजी को लाऊं, या क्या आपकी परमिशन है मेरे पिताजी को कल लाने की मुझे। शैल आई बी अलाउड टू गो, ये पैसिव में है। शैल आई बी अलाउड टू गो मतलब क्या मुझे अनुमति दी जाएगी। मीन्स विल ही हैव योर परमिशन टू गो। शैल, मैंने इसको शैल आई पढ़ा, आई एम सॉरी, शैल ही बी अलाउड टू गो। शैल ही बी अलाउड टू गो मतलब क्या उसको जाने की अनुमति दी जाएगी। मीन्स विल ही हैव योर परमिशन टू गो, क्या उसके पास आपकी परमिशन होगी जाने के लिए। तो दिस इज रूल नंबर 4, यानी यहाँ शैल का मतलब अनुमति लेने के लिए होते हैं, लेकिन एक तरह की इनफॉर्मल परमिशन होती है। आप अपने घर पर भी शैल आई गो, शैल आई कम, शैल आई आस्क, शैल आई टॉक, शैल आई फोन, इस तरह से आई के साथ शैल का मतलब होता है क्या प्लस हूँ। जैसे क्या मैं खाना खा लूँ, शैल आई ईट फूड,
क्या मैं खाना बनाऊं, शैल आई मेक फूड, शैल आई कुक फूड, क्या मैं बाजार जाऊं, शैल आई गो टू मार्केट। इस तरह से शैल प्लस आई प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है। एंड नाउ इज यूज ऑफ विल। यूज ऑफ विल का मतलब है विल इज यूज्ड इन दी फॉलोइंग केसेस ऑल्सो, यानी कि निम्नलिखित केसेस में यानी कि परिस्थितियों में भी विल का यूज किया जाता है। विद फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का यूज किया जाता है। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन यानी यदि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो कहा है वो मेरी डिटर्मिनेशन है, यानी मैं अपने जो भी बात मैंने की है उस बात पर मैं निश्चित हूँ, मतलब कि स्थिर हूँ। उस बात से मैं इधर उधर कोई दूसरा जो मैंने कहा है उससे मैं विपरीत व्यवहार नहीं करूँगा, तब हम आई और वी के साथ भी हम विल यूज़ करने लगते हैं। जैसे आई विल कीप माई प्रॉमिस यानी मैं अपना वायदा निभाऊंगा। विल का मतलब है कि मैं अपना वायदा निभाऊंगा। कई बार हम हिंदी में अपने साथ के लोगों से नहीं भाई मैं ज़रूर 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 इस बात को करूँगा, तो इस तरह हम किसी सेंटेंस को इम्पोर्टेंस या किसी वर्ब को या किसी फॉर्म को या अपनी बात को हम ऐसे ज़रूर 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 कह करके हम इम्पोर्टेंस कहते हैं। कई बार तो हम अपनी बात का भरोसा दिलाने के लिए कहते हैं अच्छा मेरे से कसम ले लो। तो ठीक उसी प्रकार से इस विल का यहाँ पर यही महत्व होता है कि आई विल कीप माई प्रॉमिस मीन्स आई एम यूजिंग विल। आई एम यूजिंग विल मीन्स अब तो मैं प्रॉमिस अपना पूरा करूँगा ही करूँगा। विल की ये पावर होती है आई और वी के साथ। तो ये कहने के लिए कि मैं अपनी बात को पूरा करूँगा, आई विल कीप माई प्रॉमिस, और आई के साथ विल का यूज़ इस तरह से किया जाता है। नंबर 2 आई विल नेवर बी लेट नाउ। ये क्या है, ये भी एक प्रॉमिस है। आई विल नेवर बी लेट नाउ यानी डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए आई के साथ विल का यूज़ यहाँ भी हो रहा है कि अब मैं कभी लेट नहीं होऊंगा, मेरी बात का आप भरोसा करें। तो यह बताने के लिए आई और वी के साथ यहाँ विल का यूज़ हो रहा है। जैसा कि कहा कि टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब अपनी बात के प्रति स्थिरता, यानी कि आप अपनी बात से मुकरते नहीं हैं, यानी जो एक बार कह दिया वही दृढ़ निश्चय हो गया और वही काम आप करते हैं, तो उसी डिटर्मिनेशन को कहते हैं दृढ़ निश्चय। तो यानी दृढ़ निश्चय दिखाने के लिए आप कि मैं अपनी बात को जो कह दूंगा उससे मुड़ूंगा नहीं, उससे पीछे नहीं हटूंगा या उसके विपरीत व्यवहार नहीं करूंगा, तो उसके लिए आप आई और वी के साथ विल का यूज़ करते हैं। आपका मतलब आप अपने लिए ही करते हैं, दूसरे के लिए तो कर ही नहीं सकते। तो थर्ड सेंटेंस इज वी विल फाइट टू दी एंड। ये भी क्या है, हम अंत तक लड़ेंगे, हम अंतिम बिंदु तक लड़ेंगे, अंतिम समय तक लड़ेंगे। वी विल फाइट टू दी एंड यानी हम अंतिम समय तक लड़ेंगे। तो इसमें अंतिम समय तक लड़ेंगे इसका विश्वास दिलाने के लिए भी क्या यूज़ किया जा रहा है यहाँ, वी के साथ विल। यानी वैसे तो वी के साथ शैल यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वी के साथ विल का यूज़ किया जा रहा है, यही बताने के लिए कि हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे या अंतिम परिस्थिति तक हम लड़ेंगे, ये कहने के लिए ही यहाँ इसका यूज़ किया जा रहा है, राइट। एंड नेक्स्ट इज and then is सेकंड पॉइंट इज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। अभी हमने पहले पॉइंट में ये पढ़ा कि आई और वी के साथ हम विल का यूज़ क्यों करते हैं, तो एक पहला पॉइंट था हमारा टू एक्सप्रेस द डिटर्मिनेशन, हम आई और वी के साथ विल का यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट है आई और वी के साथ हम और किस लिए हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी
जैसे ही विल नीड अ बिगर हाउस, ही विल नीड अ बिगर हाउस क्या है, ये पॉसिबिलिटी है। एंड ही विल नॉट रीच इन टाइम, ये क्या है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी भी है, एक डाउट भी कह सकते हैं उसको। तो ही विल नॉट रीच इन टाइम, दैट विल बी माई लेटर, ये क्या है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दैट विल बी मतलब एक गैस है, दैट विल बी माई लेटर। यू विल गेट थ्रू, यू विल गेट थ्रू मतलब तुम यहाँ से जाओगे या तुम उसमें पास हो जाओगे या तुम्हें पास मिल जाएगा, तो यू विल गेट थ्रू। तो दैट इज, ये क्या है, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की संभावना जताने के लिए भी ही के साथ मतलब यहाँ पर विल का यूज किया जा रहा है। एट द थर्ड पॉइंट इज फॉर इनविटेशन, रिक्वेस्ट और फेवर, यानी किसी को इनवाइट करने के लिए, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए और किसी का फेवर प्राप्त करने के लिए भी हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनविटेशन, रिक्वेस्ट और फेवर प्राप्त करने के लिए भी हम विल का यूज करते हैं। विल यू हैव टी विद मी, मतलब क्या आप मेरे साथ चाय पियोगे, तो ये एक तरह का इनविटेशन भी है और ये रिक्वेस्ट भी है। विल यू लेंड मी योर पेन फॉर अ मिनट, तो ये एक रिक्वेस्ट भी है और एक फेवर मांगना भी है। विल यू नॉट सपोर्ट मी, तो ये एक रिक्वेस्ट भी है और ये भी एक फेवर मांगना है कि क्या आप मेरा सपोर्ट नहीं करोगे, या क्या आप मुझे अपना पेन नहीं दोगे, या क्या आप मेरे साथ एक कप चाय नहीं पियोगे। तो सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या है, एक तरह का इनविटेशन है अपने साथ बैठने के लिए या अपने साथ मतलब चाय पीने के लिए और पेन देने के लिए और मदद करने के लिए। तो विल का यूज इसलिए भी किया जाता है। Note next is, in the above sentences in place of will we can also use would, wouldn't और would. Would you mind, यानी ये जो invitation और request और favor देने के लिए ये जो sentences हैं जहाँ हमने will का यूज़ किया, in the above sentences in place of will we can also use would, wouldn't और would, यानी इनका भी हम would, wouldn't और वुड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वुड यू हैव टी विद मी, विल यू हैव टी विद मी की जगह क्या कह सकते हैं, वुड यू हैव टी विद मी, एंड विल यू लेंड मी योर पेन फॉर अ मिनट, या विल यू नॉट सपोर्ट मी, इसकी जगह वुडंट यू या वोंट यू हैव टी विद मी। वोंट यू क्या है, विल नॉट का ही नेगेटिव और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वोंट है, तो वुडंट यू या फिर वोंट यू हैव टी विद मी उसी सेंटेंस को कह दिया गया। एंड वुड यू माइंड हैविंग टी विद मी, यानी क्या अगर तुम चाय मेरे साथ पियोगे तो क्या तुमको बुरा लगेगा। इस तरह से वुड यू माइंड भी बहुत ही विनम्र तरह से रिक्वेस्ट करने के लिए, वुड यू माइंड गोइंग विद मी, वुड यू माइंड, लेकिन यहाँ पर देखिए माइंड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing आ रहा है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। यानी विल के साथ हम जो इनविटेशन, रिक्वेस्ट और फेवर करते हैं तो उसकी जगह पर हम वुड और वुडंट का यूज़ कर सकते हैं या केवल वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। सिक्स्थ रूल इज विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो ये देखिए इससे क्या होता है, विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी इससे बनता है। विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी और लाइक्लीहुड ऑफ एन एक्शन हैविंग टेकन प्लेस इन द पास्ट, यानी कोई काम पास्ट में हो चुका होगा, इसकी पॉसिबिलिटी यानी संभावना या लाइक्लीहुड व्यक्त करने के लिए भी हम विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। अगर हमने कहा द ट्रेन विल हैव क्रॉस्ड इलाहाबाद, द ट्रेन विल हैव क्रॉस्ड इलाहाबाद का मतलब हो गया कि ट्रेन इलाहाबाद को पार कर चुकी होगी। इसका मतलब हुआ कि मैं ये कह रहा हूँ कि पास्ट में ट्रेन के इलाहाबाद पास करने की संभावना है और मुझे लगता है कि ऐसा काम हो चुका होगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। द ट्रेन विल हैव क्रॉस्ड इलाहाबाद। ही विल हैव लेफ्ट द ऑफिस बाय नाउ, यानी वह अब तक ऑफिस से जा चुका होगा या अब तक ऑफिस वह छोड़ चुका होगा।
तो यह क्या है, यह एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी और लाइक्लीहुड ऑफ एन एक्शन हैविंग टेकन प्लेस इन द पास्ट, यानी शायद वो ऑफिस से जा चुका होगा अब तक, तो हम ये पास्ट में कोई काम हो चुका होगा उसकी हम संभावना व्यक्त करते हैं विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाकर या यूज करके। ये भी एक तरह का फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही होता है। विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म से हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है, तो यह भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही एक क्रम है। नाउ रूल 7 वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल एक्सप्रेसेस, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ अ वर्क दैट कुड नॉट बी कंप्लीटेड इन द पास्ट। ये एक इस प्रकार के काम का ये आइडिया व्यक्त करते हैं दैट कुड नॉट बी कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो काम पास्ट में नहीं हो सका उसका आइडिया ये व्यक्त करते हैं। जैसे इफ ही हैड वर्कड अ लिटिल हार्डर, यानी अगर वह थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो ही वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, यानी तो वह फर्स्ट डिवीजन उसकी आ जाती या फिर वह फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर लेता। इसका मतलब हुआ कि उसने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त नहीं कर पाई, यानी उसने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त नहीं की। ही वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, यानी वह फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर लेता, अर्थात उसने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त नहीं कर पाई। इन द सेम वे ही हैड ही कम अ फ्यू डेज अर्लियर, यानी अगर वह कुछ दिन पहले आ जाता या कुछ जल्दी आ जाता, कुछ दिन पहले आ जाता, ही वुड हैव सीन हिज मदर, तो वह अपनी माँ को देख लेता, यानी कि उसने अपनी माँ को देख नहीं पाया, उसकी माँ पहले ही चल बसी। तो यहाँ पर रूल 7 में देखिए वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ अ वर्क दैट कुड नॉट बी कंप्लीटेड, यानी किसी ऐसे काम का आइडिया ये स्ट्रक्चर दर्शाता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कि वह काम पूरा नहीं हो सका, यही आइडिया इसमें होता है। Now next is rule 8 would also expresses the idea that a certain action occurred occasionally in the past, यानी would से ऐसे आइडियाज भी एक्सप्रेस होते हैं जो ये बताते that a certain action occurred, कोई एक निश्चित एक्शन था जो घटित हो गया था, occasionally यानी हुआ करता था, घटित होता था या हो गया था, occasionally मतलब समय समय पर, तो हो जाया करता था in the past, यानी कि यह पास्ट की हैबिट को भी दिखाता है, यानी वुड से हमको पास्ट की हैबिट भी देखने पढ़ने सुनने को मिलती है। जैसे ही वुड ऑफन स्पेंड हिज इवनिंग्स इन द क्लब, तो ही वुड ऑफन स्पेंड मतलब ही यूजुअली हैड द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग हिज इवनिंग्स इन द क्लब, और इसको हिंदी में कहेंगे तो माना जाएगा कि वह रोजाना क्लब में अधिकांशतर वह अपनी जो शामें हैं वह शामें अपनी अधिकांश शामें क्लब में बिताया करता था। ही वुड ऑफन स्पेंड हिज इवनिंग्स इन द क्लब, यानी कि वह अपनी अधिकांश शामें क्लब में बिताया करता था। सेकंड सेंटेंस इज ही वुड ऑफन गो फॉर स्विमिंग, ही वुड ऑफन मीन्स अधिकांशतर वह बहुत बार स्विमिंग के लिए, फॉर स्विमिंग स्विमिंग के लिए यानी तैरने के लिए जाया करता था। ही वुड ऑफन गो फॉर स्विमिंग, यानी वह अधिकांशतः तैरने के लिए जाया करता था। तो यह पास्ट की हैबिट को यह इस तरह से दिखाता है यहाँ पर। नेक्स्ट इज नाइन्थ रूल इज रूल 9 वुड रादर वुड सूनर। वुड रादर वुड सूनर these phrases express preference, यानी कि ये जो phrases हैं ये phrases मतलब प्रेफरेंस को दर्शाते हैं कि मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है या मेरी जो प्रायोरिटी है मेरी वो फला चीज़ को है, तो इसलिए ये उस प्रेफरेंस को दर्शाते हैं। दीज फ्रेजेस एक्सप्रेस प्रेफरेंस। दीज फ्रेजेस मतलब वुड रादर एक फ्रेज है और वुड सूनर भी एक
फ्रेज है। जैसे आई वुड रादर कहाँ यूज़ करते हैं? वुड रादर कहीं कोई हमारी कोई इच्छा के बगैर, यानी हम जो है अपनी इच्छा कहीं हमारी इच्छा का कोई काम ना हो रहा हो और आप प्रसन्नता व्यक्त करनी हो, तो उसके लिए हम उसके बजाय हम अपना कोई दूसरा काम करना चाहें तो उसके लिए हम वुड रादर यूज़ करते हैं। जैसे आई वुड रादर रिमेन एट होम, यानी जो काम मेरे सामने है या जो प्रस्ताव आप मुझे दे रहे हैं वो काम न करके या वहाँ न जा करके आई वुड रादर रिमेन एट होम, मैं जो है अपेक्षाकृत अपने घर पर ही रहूँगा। आई वुड रादर ब्रेक देन बेंड, बेंड मतलब यहाँ होता है झुकना, यानी झुकूंगा नहीं लेकिन मैं टूट जाऊंगा, यानी झुकने की अपेक्षा में टूटना पसंद करूंगा। आई वुड रादर ब्रेक, मैं टूट जाऊंगा, अपने आप को तोड़ा जाना पसंद करूंगा। देन बेंड यानी कि मैं झुकूंगा नहीं। आई वुड सूनर गिव अप माई क्लेम, मतलब मैं तुरंत अपना जो क्लेम है वो गिव अप कर दूंगा। सूनर मतलब जैसे ही कोई काम होगा वैसे ही या तुरंत। तो इस तरह से वुड रादर और वुड सूनर एक अपने प्रेफरेंस को दिखाते हैं, यानी किसी एक काम के स्थान पर आप या किसी एक चीज़ के बजाय या काम के बजाय आप दूसरी चीज़ को वरीयता देते हैं, उसी के लिए यहाँ वुड रादर और वुड सूनर यूज़ किया जाता है। रूल 10 शुड एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ ड्यूटी, गुडविल एंड डिजायरेबिलिटी और प्रॉपराइटी ऑफ सम थॉट और एक्शन, यानी शुड एक बात में कहें तो वैसे तो ये ड्यूटी गुडविल यानी किसी को सलाह देने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कि हम ये बताते हैं कि ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी गुडविल यानी अच्छी इच्छा होनी चाहिए, या ये आपकी डिज़ायरेबिलिटी या प्रॉपराइटी होनी चाहिए, या है इस तरह का थॉट हम दिखाने के लिए शुड हम जो है यूज़ करते हैं। वी शुड बी काइंड टू दी एनिमल्स, वी शुड बी काइंड टू दी एनिमल्स, यानी कि हमको जानवरों के प्रति दयावान होना चाहिए। तो यह क्या है? यह हमारी ड्यूटी भी है और यह हमारी गुडविल भी है। तो वी शुड बी काइंड टू दी एनिमल्स, यानी हमको जानवरों के प्रति दयावान होना चाहिए। यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, ये आपकी ड्यूटी भी है। यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, यानी तुम्हें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। यू शुड नॉट कम लेट, यानी तुमको लेट नहीं आना चाहिए। ये क्या है? ये भी आपकी ड्यूटी है। ही शुड बी मोर रीजनेबल, यह उसका मतलब यह भी उसका एक ड्यूटी है, कर्तव्य है कि उसको थोड़ा सा और ज़्यादा रीजनेबल होना चाहिए। तो शुड एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ ड्यूटी। टोटल मिला करके अगर हम कहें कि अगर हम कहते हैं वी शुड बी काइंड टू द एनिमल्स, मीन्स इट इज़ आवर ड्यूटी टू बी काइंड टू दी एनिमल्स, तो एक तरह से ये सब सलाह देने के लिए ही सारे सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं। तो शुड का मतलब लमसम में होता है चाहिए। वही रूल नंबर 11 पर जाएं तो रूल नंबर 11 यही कहता है, शुड ऑल्सो एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ एडवाइस और ओपिनियन, यानी कि शुड जो है एडवाइस और ओपिनियन का सेंस यानी कि समझ विकसित करता है या देता है। जैसे यू शुड रेगुलरली गो फॉर द मॉर्निंग वॉक, तुमको जो है रोजाना रेगुलरली मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए। तो ये क्या है? दिस इज ये एक सलाह है। इसी तरह से यू शुड नॉट रीड इन डिम लाइट, यानी तुमको डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये क्या है? यह भी एक सलाह है। तो शुड से हम सलाह भी देते हैं। इसी तरह से विल, वुड और शुड तीनों से ही दे एक्सप्रेस, मतलब ये तीनों ही वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स, दे एक्सप्रेस द सेंस ऑफ गेस, असम्पशन और प्रोबेबिलिटी, यानी इन तीनों का ही प्रयोग हम अनुमान लगाने के लिए, गैस करने के लिए, यानी अनुमान लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। गैस, असम्पशन और प्रोबेबिलिटी, यानी कि तीनों का एक ही अर्थ होता है अनुमान लगाना, गैस करना और अनुमान लगाना, संभावना बताना या संभावना व्यक्त करना। तो तीनों का ही मतलब एक ही होता है। तो इन तीनों का प्रयोग इनके लिए, तीनों के लिए किया जाता है, किसी का भी किसी के लिए भी। जैसे फॉर एग्जांपल शी शुड बी इन क्लास
फोर्थ, यानी वह क्लास फोर्थ में होगी। होगी मतलब मेरा अनुमान है होनी चाहिए। तो यहाँ शुड है, लेकिन शुड यूजुअली हम हिंदी में चाहिए 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 शब्द में यूज़ करते हैं, लेकिन इस चाहिए का मतलब वह फोर्थ क्लास में होनी चाहिए, इसका मतलब वह फोर्थ क्लास में होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। इस अर्थ में भी शुड का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए शुड के साथ बी आया है, शुड बी, तब हमने कहा है होगी, होगा, होना चाहिए। अगर बी नहीं आता, इसकी जगह पर कोई फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आती, तब इसका मीनिंग बदल जाता। सेकेंड सेंटेंस इज शी वुड बी अराउंड 16 years of age, यानी वह लगभग 16 साल की होगी। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ गैस, ये भी एक तरह का अनुमान है। शी वुड बी अराउंड 16, तो ये भी एक क्या है, अनुमान है। तो इस तरह से अनुमान लगाने के लिए यानी हम जो है शुड का भी यूज़ कर सकते हैं, वुड का भी यूज़ कर सकते हैं और विल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस है आई सी अ बॉय कमिंग, मैं एक लड़के को आता हुआ देख रहा हूँ, या एक लड़का आता हुआ देख रहा हूँ, यानी देख रहा हूँ कि एक लड़का आ रहा है। ही विल बी, ही वुड बी और ही शुड बी माई क्लासमेट, ये तीनों ही वर्ड्स से हमने उसके क्लासमेट होने का आइडिया लगाया है। तो ही विल बी माई क्लासमेट हम कह सकते हैं, ही वुड बी माई क्लासमेट भी हम कह सकते हैं, और ही शुड बी माई क्लासमेट यह भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर विल, वुड और शुड का यूज़ असम्पशन, गैस और प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हिंदी सेंटेंसेस में होगा, होना चाहिए, दोनों ही अर्थ इसके हिंदी सेंटेंसेस में लगाए जाते हैं। रूल 13 में शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का हम यूज़ करते हैं। शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करके हम क्या कहते हैं, शुड हैव प्लस, ये यहाँ पर 13 पर हूँ मैं, should have plus past participle expresses the sense that some person or thing could not complete its allotted task in the past, यानी should have plus past participle with third form of the verb express, ये express करते हैं the sense, इस तरह का sense या समझ ये express करते हैं, या अर्थ इस तरह का एक्सप्रेस करते, प्रकट करते हैं that some person or thing, कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ could not complete its allotted task, यानी जो काम इसको दिया गया था उस काम को ये पूरा नहीं कर सके in the past, यानी past time में। as, जैसे कि they should have built their own house, यानी उनको अपना खुद का घर बनाना चाहिए था, हिंदी में हम कहते हैं चाहिए था। they should have built their own house, यानी उनको अपना घर बनाना चाहिए था। इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने अपना घर बनाया नहीं, they should have built their own house, उनको अपना घर बनाना चाहिए था। इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने अपना घर बनाया नहीं। सेकंड पॉइंट और सेकंड सेंटेंस इज ही शुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर गोइंग होम, इसका अर्थ हुआ कि उसको घर जाने से पहले अपना काम कंप्लीट यानी पूरा कर लेना चाहिए था। शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का जो हिंदी सेंस या अर्थ होता है वह होता है चाहिए था। तो ही शुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी उसको अपना काम कंप्लीट कर लेना चाहिए था बिफोर गोइंग होम, घर जाने से पहले। इसका अर्थ हुआ कि उसने घर जाने से पहले अपना काम पूरा किया ही नहीं। नंबर थर्ड पॉइंट इज द ट्री शुड हैव बोर्न फ्रूट बाई नाउ, यानी थर्ड पॉइंट है कि पेड़ पर अभी तक फल लग जाने चाहिए थे, यानी कि अभी तक पेड़ पर फल लगे ही नहीं, तो कोई काम हुआ नहीं लेकिन हो जाना चाहिए था, यह कहने के लिए शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम यूज करते हैं और कर लेते हैं। रूल 14 में शुड समटाइम्स एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ इफ, यानी कभी कभी शुड जो है इफ का सेंस भी कभी कभी दिखा देता है या हमको प्रकट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल शुड यू कम इन टाइम, तो इफ का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब होता है यदि।
तो इसका मतलब शुड यू कम इन टाइम, शुड यू कम इन टाइम का मतलब हो गया यदि तुम टाइम पर आओ। शुड यू कम इन टाइम, अगर तुम टाइम पर आओ। आई वुड गिव यू प्राइज, तो मैं तुम्हें प्राइज दूंगा। इसी तरह से शुड आई सीक हिज हेल्प, यानी अगर मैं उसकी मदद मांगूँ, तो यहाँ शुड आई सीक मतलब यदि मैं उसकी मदद मांगूँ। ही वुड सर्टनली हेल्प मी, तो वह जरूर ही मेरी मदद करेगा। ही वुड सर्टनली हेल्प मी, यानी वह जरूर ही मेरी मदद करेगा। इसी तरह से शुड आई आस्क हिज नेम, ही वुड सर्टनली टेल मी हिज नेम, अगर मैं उसका नाम पूछूं तो वह जरूर ही अपना नाम मुझे बताएगा। शुड आई सीक हिज परमिशन, ही वुड सर्टनली गिव मी हिज परमिशन, अगर मैं उसकी परमिशन मांगूं तो वह जरूर ही मुझे अपनी परमिशन दे देगा। शुड आई बोरो सम मनी फ्रॉम हिम, ही वुड सर्टनली लेंड मी सम मनी, अगर मैं उससे कुछ रुपए उधार लूँ या मांगूँ तो वह सर्टनली मुझे ज़रूरी रुपए उधार दे देगा। तो इस तरह से शुड आई गो टू मार्केट नाउ, अगर मैं अब मार्केट जाऊँ, ही वुड सर्टनली मीट मी देयर, तो वह मुझे वहाँ ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह से शुड से हम इफ को व्यक्त करने वाले या इफ का अर्थ देने वाले सेंटेंसेस को हम इस तरह से बनाते हैं। रूल 15, शैल विल चेंज्ड इनटू शुड वुड इन डायरेक्ट नरेशन, इन इनडायरेक्ट नरेशन सॉरी, मतलब शैल और विल को हम मतलब डायरेक्ट, अगर ये डायरेक्ट नरेशन में हो या डायरेक्ट सेंटेंस में हो या डायरेक्ट स्पीच में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में या नरेशन में करते समय शैल और विल को शुड और वुड में चेंज कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है, लेकिन ये भी देखिए, वाइल कन्वर्टिंग अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, यानी किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए शैल बिकम्स शुड एंड विल बिकम्स वुड, शैल को तो शुड बन जाता है या बना दिया जाता है, एंड विल बिकम्स वुड, और विल को वुड बना दिया जाता है या विल वुड बन जाता है। ये कब बन जाता है, ये यहाँ पर ये भी ध्यान रखना चाहिए, तब बन जाता है जब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होती है, पहले भी बताया था एंड यहाँ भी मैं बता रहा हूँ। जैसे ही सेड क्या है, पास्ट में है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये पास्ट में है। आई शैल डू इट विलिंगली, आई शैल डू इट विलिंगली ये किस में है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है और ये डायरेक्ट स्पीच है और इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और ये डायरेक्ट सेंटेंस है और इसमें आई शैल का यूज़ किया गया है, लेकिन इसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस में है, वो पास्ट में है। तो इसलिए इस डायरेक्ट सेंटेंस को या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हम जब शैल को चेंज करेंगे, शैल को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो शैल को शुड बना देंगे। ही सेड दैट ही शुड डू इट विलिंगली, तो यहाँ पर आई को तो हमने ही में चेंज कर दिया, लेकिन शैल को हमने शुड में चेंज कर दिया। शुड जो होता है वो शैल की पास्ट फॉर्म होती है। यहाँ हम देखें जैसे कि रिपोर्टिंग जो स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वो उसकी वर्ब पास्ट फॉर्म में है। तो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब अगर पास्ट फॉर्म में होती है तो अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच के जितने भी जो प्रेजेंट या फ्यूचर को दिखाने वाले वर्ड्स हैं वे सब पास्ट में हो जाते हैं। तो इसलिए इस नियम के अंतर्गत शैल को हमने शुरू में यहाँ पर चेंज कर दिया या हो जाता है चेंज, ऐसा सीखा हमने। नंबर 2, यू सैड यू विल नॉट गो देयर। नंबर 2, यू सैड तुमने कहा, यू विल नॉट गो देयर कि तुम वहाँ नहीं जाओगे। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस लिखा हुआ है। यू सैड ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, तुमने कहा था। यू विल नॉट ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, यू विल नॉट गो देयर, तुमने कहा था कि तुम वहाँ नहीं जाओगे। इस सेंटेंस में मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है और डायरेक्ट स्पीच में विल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में विल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आया है। अब अगर इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना है
तो पहले तो इन कॉमास को हटाना पड़ेगा। कॉमास के लिए देखिए यहाँ पर दैट लगा दिया गया है, यू सेड दैट। अब यू को तो यू में ही रखा जाएगा, लेकिन चूंकि सेड क्या है, ये पास्ट टेंस की वर्ब है, और ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब की, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग सेंटेंस की ये वर्ब है। जब ये पास्ट में है तो विल किस में हो जाएगा, यहाँ वुड में हो जाएगा, और कहा जाएगा यू वुड नॉट गो देयर। अब ये किस में हो गया, यू वुड नॉट गो देयर, यू विल नॉट गो देयर की जगह यू वुड नॉट गो देयर हो गया, और अब ये इनडायरेक्ट स्पीच में यह सेंटेंस बदल चुका है। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डायरेक्ट स्पीच में शैल या विल आए हों, और शैल विल के साथ उसके बाहर रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब हो वह सिंपल पास्ट या पास्ट के किसी भी टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए शैल और विल भी शुड और वुड में बदल जाते हैं। ऐसा ही यहाँ हुआ है, यू सेड दैट यू वुड नॉट गो देयर। नाउ रूल 16 शैल और शुड, विल और वुड हेल्प इन मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में भी मदद करते हैं। तो ये सभी जानते हैं कि कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना ऑक्सिलरी वर्ब का पहला काम होता है, या पहले कामों में से एक काम, आवश्यक एक काम होता है। तो शैल, शुड, विल, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। शैल वी गो नाउ, इस तरह से ये इंट्रोगेटिव हो गए। शैल आई बी अलाउड टू गो नाउ, यानी क्या मुझे जाने के लिए परमिशन दी जाएगी। विल ही कम टुडे, क्या वह आज आएगा। वुड यू गो, वुड यू नाउ गो, यानी क्या तुम अब जाओगे। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। एंड देन इज वुड लाइक और शुड लाइक। तो वुड लाइक और शुड लाइक किसी से वुड लाइक, शुड लाइक इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन आई वी, एंड वुड लाइक विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन के साथ शुड लाइक यूज किया जाता है, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ वुड लाइक यूज किया जाता है। किस लिए किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक और शुड लाइक प्लस इन्फिनिटिव, और उनके साथ लाइक के तुरंत बाद क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है। इन्फिनिटिव का मतलब क्या है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। ये किस लिए आती है, कोई विनम्र निवेदन करने के लिए। जैसे आई शुड लाइक टू नो योर फ्यूचर प्लान, अब मैं आपका फ्यूचर प्लान जानना चाहूँगा। तो इस तरह से किसी प्लान और प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करने के लिए शुड लाइक का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। या एक तरह से विनम्र निवेदन जैसा करने के लिए कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट स्टेज से करने के लिए भी इस तरह से शुड लाइक और वुड लाइक का यूज़ किया जाता है। आई शुड लाइक टू नो योर फ्यूचर प्लान, अब मैं आपका फ्यूचर प्लान जानना चाहूँगा। ही वुड लाइक टू नो योर फ्यूचर प्लान, वह आपका फ्यूचर प्लान जानना चाहेगा। नोट 1 इन कलोक्वियल एंड अमेरिकन इंग्लिश। कलोक्वियल मतलब सामान्य बोलचाल की अंग्रेजी, एंड अमेरिकन इंग्लिश और अमेरिकन की इंग्लिश में वुड लाइक कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ शुड लाइक, यानी शुड लाइक की जगह वुड लाइक को भी यूज़ किया जा सकता है। किसमें, सिर्फ बोलचाल की भाषा में, और अमेरिकन इंग्लिश में वुड लाइक की जगह शुड लाइक को यूज़ किया जा सकता है, या शुड लाइक की जगह वुड लाइक को भी यूज़ किया जा सकता है। Second note is there are some other expressions also which are used like would like, should like, यानी कुछ और expressions भी हैं जो would like और should like की तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे would, should care, prefer, be glad, be inclined, इस तरह के ये भी एक्सप्रेशंस हैं जो किसकी तरह से वुड लाइक और शुड लाइक की तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे आई शुड प्रेफर टू ट्रैवल बाई बस, यानी कि मैं बस से ट्रैवल करना प्रेफर करूँगा। ही वुड बी ग्लैड टू मीट यू, यानी कि वह तुमसे मिलकर प्रसन्न होगा। आई शुड बी इनक्लाइंड टू गो विद यू, और मैं तुम्हारे साथ चलकर इनक्लाइंड होऊंगा। तो इस तरह से शुड बी इनक्लाइंड, मतलब इनक्लाइंड का मतलब एक तरह का होता है किसी चीज़ की तरफ झुकाव होना। तो इस तरह से ये मतलब वुड लाइक और शुड लाइक की तरह ही ये एक्सप्रेशन है जिनका यूज़ किया जाता है। देन 8th पॉइंट इज शैल और विल गोइंग टू, यानी शैल और विल का मतलब गोइंग टू भी होता है। इन सम सेंटेंसेस गोइंग टू कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ शैल और विल, यानी विल और शैल की जगह कुछ केसेस में गोइंग टू को भी यूज़ किया जा सकता है इन प्लेस ऑफ शैल और विल फॉर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के लिए विल और शैल की जगह पर गोइंग टू का भी यूज़ किया जा सकता है।
बट इट शुड बी रिमेंबर्ड, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए दैट गोइंग टू इज यूज्ड, यहाँ पर इज आएगा तो मैं इसको इज कर देता हूँ। गोइंग टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ इमीडिएट फ्यूचर, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि शैल और विल की जगह गोइंग टू तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गोइंग टू जो यूज़ किया जाता है वो मतलब इमीडिएट फ्यूचर के सेंस को, इमीडिएट फ्यूचर मतलब तुरंत आने वाला, अभी जब कह रहे हैं उसके 2-4 मिनट या 1-2 दिन में ही आने वाले फ्यूचर के लिए हम टाइम के लिए हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। हम बहुत लंबे फ्यूचर या 1-2 साल वाले फ्यूचर के लिए हम गोइंग टू का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ही विल ट्रेवल बाई कार, तो वह कार से ट्रैवल करेगा, यह ठीक है, लेकिन ही इज़ गोइंग टू ट्रैवल बाई कार, यानी कि वह निकट समय में कार से ट्रैवल करने वाला है, कार से ट्रैवल करने जा रहा है, यानी निकट भविष्य में वह कार से ट्रैवल करेगा, इसका भी मतलब यही हो गया। आई शैल हैव माई डिनर एट द इम्पीरियल होटल, यानी कि मैं अपना डिनर इम्पीरियल होटल पर करूँगा या मैं करूँगा, और इसी को हम कह सकते हैं आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर एट द इम्पीरियल होटल, यानी मैं अपना डिनर इम्पीरियल होटल पर करूँगा, इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज 19th, वुड आफ्टर विश, यानी इफ वुड इज यूज्ड आफ्टर विश, यानी विश के बाद अगर वुड यूज किया गया है, इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग डिजायर, तो यह भी स्ट्रॉन्ग डिजायर को एक्सप्रेस करता है। जैसे आई विश यू वुड नॉट रिफ्यूज मी, यानी मुझे भरोसा है कि मतलब मेरा पक्का पूरा विश्वास है, यू वुड नॉट रिफ्यूज मी, कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। आई विश यू वुड स्टडी साइंस, यानी मुझे भरोसा है या मेरी इच्छा है या मेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि तुम साइंस पढ़ोगे। नोट, आफ्टर विश वी डू नॉट यूज़ विल, यानी विश के बाद हम विल को यूज़ नहीं करते हैं बल्कि वुड को यूज़ करते हैं। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय।